C276 फ्यूजन स्टार्ट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने कुछ और बार कोशिश की लेकिन अपने ब्रह्मांड को समझने में असफल रहा। अंत में वे केवल हार ही मान सका। एक पल के लिए ये जियाओ को यह विचार आया कि अराजकता के कमल ने उसे धोखा दिया और किसी तरह अपने ब्रह्मांड के साथ भाग गया। सौभाग्य से ऐसा नहीं था। ये जियाओ को यकीन था कि अराजकता के कमल का उसके साथ जो कुछ भी अजीब हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं था। वह इस घटना के पीछे के कारण को समझ नहीं सका, लेकिन कम से कम वह ब्रह्मांड के साथ अपने संबंध को समझ सकता था। इसका मतलब है कि वह अभी भी अपने ब्रह्मांड का स्वामी था और बहुत संभव है जल्द ही ब्रह्मांड को महसूस कर सकता था। फिलहाल वह केवल वर्तमान स्थिति पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चूंकि वह अराजकता के कमल से बात नहीं कर सकता था, इसलिए उसे स्वयं ही सब कुछ पता लगाना था। ये जियाओ ने फिर सोचना शुरू कर दिया कि उसे अपने मूल सागर से व्यापक ऊर्जा के कुछ धागे कैसे निकालने चाहिए। हाँ, ये जियाओ व्यापक ऊर्जा के केवल कुछ हिस्से निकालना चाहता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापक ऊर्जा का एक भी कतरा इतना सघन था कि यह ये जियो को गहरी समझ की स्थिति में ला सकता था, जहां ये जियो एक दिव्य विध्वंसक रैंक वाली खेती तकनीक बना सकता था। कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड इतना बढ़ावा दे सकता है। ये जियाओ ने एक बार फिर अपने मूल सागर को देखने की योजना नहीं बनाई थी। वह मूल सागर के संपर्क में आए बिना या उसमें देखे बिना कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी के कुछ धागे निकालने का एक तरीका सोचना चाहता था। लेकिन उसे यह कैसे करना चाहिए? ये जियाओ गहराई से सोचने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे जैसे वह गहरे विचार में डूबा, उसके दिमाग में एक समाधान उभरने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह अपने मूल सागर से सीधे जुड़े बिना उसके साथ बातचीत करने के लिए एक प्रॉक्सी, एक मध्यस्थ का उपयोग कर सकता है। यह किसी दूर स्थान से किसी चीज को बिना छुए लाने के लिए एक उपकरण का उपयोग करने जैसा था। वह अपनी दिव्य भावना का उपयोग कर सकता था, लेकिन सुरक्षा की एक परत के साथ। सुरक्षा की उस परत के लिए वे अपने दिव्य सागर के चारों ओर लपेटने के लिए डार्क रूल के गहन सत्य का उपयोग कर सकता है और फिर कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी के कुछ पहलुओं को पकड़ने से पहले मूल सागर तक पहुंच सकता है। हाँ, यह तरीका काम कर सकता है यदि अराजकता का नियम नहीं तो ये जियाओ को पूर्ण सुरक्षा क्या प्रदान कर सकती है? हालांकि यह उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, यह निश्चित रूप से एक निवारक के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे उसे आत्मज्ञान की स्थिति में आने में देरी हो सकती है। इस देरी से उसे अपना कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक समय मिलना चाहिए। इस विचार को मन में रखते हुए ये जियाओ ने ध्यान से अपने दिव्य भाव को अंधेरे शासन के गहन सत्य से पैदा हुए अंधेरे बल में लपेट लिया और सावधानी पूर्वक नियंत्रण और एकाग्रता के साथ उसने अपने दिव्य भाव को अपने मूल सागर में फैला दिया, जैसे कि एक हल्की हवा सतह को सहला रही हो। जल। जैसे ही उनकी दिव्य भावना ने उत्पत्ति सागर में प्रवेश किया, उनकी दिव्य भावना ने धीरे धीरे व्यापक ऊर्जा के साथ संपर्क बनाया। ये जियाओ को अपने दिव्य ज्ञान के चारों ओर लिपटी डार्क एनर्जी के साथ एक अदृश्य टकराव महसूस हो रहा था। ये जियो ने यह भी महसूस किया कि डार्क फोर्स कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी के हमलों का विरोध कर रही थी, लेकिन यह लंबे समय तक विरोध नहीं कर सकती थी। ये जियाओ को पता था कि यह तरीका काम करता है। अब उसे बस इतना करना है कि कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी की कुछ किस्में निकालनी है और अपनी दिव्य भावना को वापस लेना है। उन्होंने एक नाजुक संतुलन बनाए रखा, एक समय में केवल एक ही स्ट्रैंड खींचते हुए, एक विशाल जलाशय में करछुल डुबाने की तरह। इसके लिए चालाकी, धैर्य और खेल में मौजूद ऊर्जाओं की गहरी समझ की आवश्यकता थी। जैसे ही उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी का एक कतरा निकाला,
उन्होंने इस ऊर्जा को डार्क फोर्स के साथ लपेट लिया और इसे अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। डार्क फोर्स उसके नियंत्रण में थी और इस पद्धति से वे कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी के स्ट्रैंड को पतली हवा में भागने और फैलने से रोकने में सक्षम था। गहरी सांस लेते हुए ये जियाओ ने इस व्यवस्थित प्रक्रिया को जारी रखा। एक समय में मूल सागर में बहुत गहराई तक गए बिना कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी का एक कतरा निकाला। यह एक धीमा और सावधानी पूर्वक काम था, रेत के कणों को एक एक करके इकट्ठा करने जैसा। उसके द्वारा निकाले गए प्रत्येक धागे के साथ ये जियाओ को शक्ति और अंतर्दृष्टि में भी वृद्धि महसूस हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी के 10 स्ट्रैंड निकालने के बाद ये जियो ने सुरक्षित रूप से अपने दिव्य सागर को वापस ले लिया। आखिरकार मैं अपनी साधना तकनीक में 108 नियमों का मिश्रण शुरू कर सकता हूँ। गहरी सांस लेते हुए ये जियाओ ने कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी के एक कतरे को अवशोषित कर लिया। तुरंत उसके दिमाग में समझ और अंतर्दृष्टि का भार उमड़ पड़ा और ये जियाओ को आत्मज्ञान होने लगा। हालांकि इस बार उन्होंने इस राज्य में बहुत गहराई तक प्रवेश नहीं किया। उन्होंने अराजकता के नियमों के 108 पहलुओं को अपनी खेती की तकनीक में शामिल करने के लिए नई अंतर्दृष्टि और समझ का उपयोग करना शुरू कर दिया। कॉम्प्रिहेंशन एनर्जी के दूसरे स्ट्रैंड को अवशोषित करने के बाद ये जियो अंततः अराजकता के नियम के पहले स्ट्रैंड को अपनी खेती तकनीक में मिलाने में सक्षम हो गया। फ्यूजन एक नाजुक प्रक्रिया थी, जैसे कैनवास पर रंगों का सम्मिश्रण। जैसे जैसे अराजकता के नियम उनकी तकनीक के साथ घुल मिल गए, उनकी साधना तकनीक धीरे धीरे विकसित होने लगी, एक ऐसी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होने लगी जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह प्रक्रिया 3 महीने बाद तक जारी रही, जब ये जियाओ ने आखिरकार अराजकता के नियमों के 107 पहलुओं को 3 चक्र की महारत में जोड़ दिया। अब उसके पास जुड़ने के लिए रूल का केवल एक ही कतरा बचा था। जिस क्षण ये जियाओ ने अपनी साधना तकनीक को विकसित करने के लिए संलयन की अंतिम प्रक्रिया शुरू की, उसे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन उसके शरीर के भीतर भारी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह ऐसा था जैसे ऊर्जा की एक धारा फूट पड़ी हो। ये जियाओ का शरीर तुरंत फूल गया था और ये जियाओ दर्द से कराह उठा और शाप दिया, क्या बकवास है। ये जियाओ इतने दर्द में था कि वह बता नहीं सकता। लेकिन यह अंत नहीं था। उसकी त्वचा अचानक फट गई जैसे कि वह कोई चीनी मिट्टी की गुड़िया हो। न केवल उसकी त्वचा टूट रही थी, बल्कि उसका मांस और हड्डियां भी टूट रही थीं। 1 मिनट से अधिक समय के बाद ये जियाओ का शरीर पहले से ही खून से लथपथ था। उसके शरीर के भीतर भारी मात्रा में ऊर्जा फूटने के कारण ऊर्जा की आग को नग्न आंखों से उसकी त्वचा और चमक को जलाते हुए देखा जा सकता था। हाँ, यह वास्तविक आग नहीं थी, लेकिन ऊर्जा ने इतना अधिक तापमान उत्पन्न किया कि ये जियाओ के टूटे हुए शरीर से भाप निकलने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बहुत जल्द ये जियाओ की त्वचा जल गई थी। उसका खून वाष्पीकृत हो रहा था और सूख रहा था, लेकिन अपनी जीवन पुनर्प्राप्ति क्षमता के समर्थन में, जिसे ये जियो समय समय पर खुद पर डाल रहा था, नए मांस और त्वचा तेजी से बढ़ रहे थे। क्रूरता के बाद ये जियाओ का शरीर लगभग ऊर्जा के स्रोत में बदल गया था, जो सतह पर घूम रहा था और भीतर विस्फोट कर रहा था। 2 दिन बीत गए और ये जियाओ का शरीर, जो ऊर्जा से फूला हुआ था, तेजी से सिकुड़ने लगा। 1 सप्ताह बाद ये जियाओ बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि भले ही उनका शरीर विकृत हो गया था, फिर भी वे लाइफ रिकवरी के प्रभाव से तेजी से ठीक हो रहे थे, जिससे उनके शरीर में घनी जीवन शक्ति का निरंतर प्रवाह हो रहा था। इस दिन ये जियाओ अराजकता के नियम के अंतिम पहलू को अपनी खेती की तकनीक में शामिल करने में सफल रहे। जैसे ही यह जुड़ गया, उनकी खेती की तकनीक अगले स्तर तक विकसित होने लगी।
गड़गड़ाहट जैसे ही ये जियाओं की खेती की तकनीक विकसित होने लगी, आकाश में बादल छा गए और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। 1 मिनट बाद ही क्षितिज पर ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। ऊर्जा से भरा एक बड़ा तूफान शुरू हो गया। लानत है, यह कहना झूठ नहीं होगा कि यह जियाओ डरा हुआ था। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट बहुत भयानक थी। ये जियाओं को गड़गड़ाहट और बिजली से मौत की आभा महसूस हो सकती थी। वह विनाश की ऊर्जा को महसूस कर सकता था जो लंबे समय तक गड़गड़ाहट और बिजली के हमले से उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। बूम, बूम, बूम। अचानक आसमान से दर्जनों बिजली गिरी। बिजली के इन सभी बोल्टों का लक्ष्य स्पष्ट था। यह ये जियो था। जब बिजली के ये बोल्ट उसके शरीर पर गिरे तो उन्होंने ये जियाओ को खून की उल्टी कर दी। उसके पूरे शरीर में मांसपेशियां उभरने लगीं और उसकी नसें उसके मांस से उभरने लगीं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जियो ने कुछ वर्जित किया था, या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आसपास कोई नहीं था। ये जियो बिजली का सीधा निशाना बन गया, लेकिन चूंकि वह खड़ा नहीं हो सका और क्योंकि उसकी खेती की तकनीक विकसित हो रही थी, बिजली के बोल्ट ने ज्वार उठा दिया ऊर्जा की जब वे उससे टकराते हैं। ये जियाओ भाग नहीं सकता था क्योंकि अगर वे खड़ा होता या खेती की स्थिति को तोड़ता तो इसका मतलब 3 चक्र महारत के विकास को बाधित करना होता, जिसे वह करने में सक्षम नहीं था। कश, जिस क्षण बिजली के उन बोल्टों ने ये जियाओ पर हमला किया, ये जियाओ के मुंह से खून की धारा निकल पड़ी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मर रहा हो। उसे जो दर्द हो रहा था वह बहुत ज्यादा था। ये जियाओ ने कसम खाई कि उसे पहले कभी इतना दर्दनाक दर्द नहीं हुआ था। यहाँ तक कि जब उसे स्थानिक ब्लेड से काटा गया था तब भी वह दर्द उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था जो वह अभी झेल रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें सीड 177 CH277 फ्यूजन पूर्ण पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इंसुलक सब। अगर आपको हाई शुगर की समस्या है तो ये उपाय करें 432 अध्याय 277 अध्याय 277 संलयन पूर्ण। ये जियाओ का शरीर पहले से ही लगभग नष्ट हो चुका था भारी मात्रा में ऊर्जा के जलने से जो अचानक उसके शरीर के भीतर से निकली, जिसने उसके शरीर की आंतरिक और बाहरी दोनों सतहों पर हमला किया। उसकी त्वचा और मांस पहले से ही पूरी तरह अस्त व्यस्त था और अब बिजली की कड़कड़ाहट ने भी उसे अपना निशाना बना लिया। यह उस व्यक्ति को पीटने जैसा था जो पहले से ही मौत के कगार पर था। ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए केवल थोड़े से प्रयास की आवश्यकता होती है। ये जियाओ की स्थिति अभी वैसी ही थी। बिजली के झटके ने लगभग उसकी जान ले ली। वह दुखी था। दर्द इतना ज्यादा था कि वह चिल्ला भी नहीं सके। वह केवल चुपचाप पीड़ा सह सकता था, दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। आकाश में उमड़ते घुमड़ते काले बादल किसी विशाल उलटे बर्ग के समान लग रहे थे। यह नहीं बताया जा रहा था कि बादल कितने घने या ऊंचे थे। हवा तेज और तेज थी, जिससे सैकड़ों मीटर ऊंचे ऊर्जा के ज्वार उठ रहे थे, जो ये जियाओं के लिए घातक नहीं थे, लेकिन इससे उनके लिए अपने शरीर के अंदर उमड़ रही भारी ऊर्जा को नियंत्रित करना या अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करना कठिन हो गया। बूम। कुछ ही घंटों में ये जियाओ लगातार बिजली गिरने के कारण विकृत हो गया था। इस समय ये जियो को यकीन था कि बिजली के ये बोल्ट 3 चक्र महारत के कारण उसे निशाना बना रहे थे जो एक विकास के दौर से गुजर रहा था। वह अब और भी निश्चित हो गया था कि 3 साइकिल मास्टरी पहले ही इस अराजकता की सीमा तक पहुंच चुका होगा। ये जियाओ लगभग पूरी तरह से ऊर्जा के तूफान से बंध कर प्रकाश की एक विशाल गेंद में बदल गया था। हिंसक ऊर्जा उसके शरीर पर भीतर से हमला कर रही थी।
बिजली गिरने से उसकी नसें बुरी तरह फट गईं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर रक्तस्राव हुआ। ये जियाओ को लगा कि उल्टी करने के लिए उसके खून की कमी हो गई है। उसके कपड़े बर्बाद हो गए थे, उसके सारे बाल जल गए थे, यहाँ तक कि उसका मांस भी टूट रहा था। शुक्रवार है, उसका शरीर बहुत मजबूत था और यह इस समय उपयोगी साबित हुआ। जैसे ही आक्रामक बिजली उस पर गिरी, वह अपने शक्तिशाली शरीर के कारण हमलों को सहन करने में कामयाब रहा। उसी समय लाइफ रिकवरी की मदद से उसके मांस और हड्डियों से लगातार अटूट जीवन शक्ति निकलती रही और बार बार उसके शरीर का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बम 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 ऊर्जा का विशाल तूफान लगातार उठ रहा था और ये जियाओ के बगल में विस्फोट कर रहा था हर बार जब कोई बिजली का बोल्ट उस पर गिरता था। एक अज्ञात समय के बाद ये जियाओ अब क्रॉस लेग नहीं था, बल्कि बिजली गिरने के कारण जमीन पर लौट रहा था। इस बिंदु पर उन्होंने टुकड़े टुकड़े होने के अपने दर्द को शांत किया और बड़ी मुश्किल से लाइफ रिकवरी की क्षमता हासिल की। हाँ, ये जियाओ को पता नहीं है कि यह कितना समय हो गया है, लेकिन उसके पास अपने शरीर को ठीक करने के लिए अपनी लाइफ रिकवरी क्षमता का उपयोग करने की ताकत भी नहीं बची थी। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वह इस क्षमता का उपयोग बड़ी कठिनाई से ही कर सके। बूम बूम। जहां ये जियाओ था वहां बिजली बार बार गिर रही थी, उनका रुकने का कोई इरादा नहीं था। ये जियाओ अब तक पहले से ही बहुत दयनीय स्थिति में था। उसे यह भी ख्याल आया कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। सौभाग्य से थ्री साइकिल मास्टरी ने अंततः अपना विकास अगले स्तर तक पूरा कर लिया, लेकिन ये जियाओ के पास यह देखने की ताकत नहीं थी कि यह अब क्या हो गया है। ये जियो ने जो कुछ किया वह अराजकता के नियमों के 108 पहलुओं को मिलाना था और उसके बाद यह विकास अपने आप हुआ। अब जब 3 चक्र की महारत उन्नत हो गई है, तो बिजली गिरना कम हो गया है और ऊर्जा तूफानों का प्रचंड ज्वार भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। न जाने कितना समय बीतने के बाद बिजली के बोल्ट ने ये जियाओ पर गिरना बंद कर दिया। ऊर्जा का तूफान गायब हो गया और आसमान से काले बादल छट गए। दूसरी ओर ये जियो होश खो बैठा और बेहोश हो गया। दूर अराजकता के शून्य में एक भूमि को पारदर्शी अवरोध से ढका हुआ देखा जा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस भूमि के एक दूर दराज के हिस्से में एक भयानक हरे कोहरे ने क्षेत्र को ढक लिया, जिससे हवा एक खतरनाक उपस्थिति से भर गई। यह जहरीला कोहरा एक घातक जहर की तरह था जो छूने वाली हर चीज को नुकसान पहुंचाता था। इसने अराजक जानवरों, पौधों के जीवन या यहाँ तक कि मिट्टी पर कोई दया नहीं दिखाई। यहाँ हर चीज जहर से भरी हुई थी। यह स्थान लगातार खतरे में था, जहाँ प्रकृति स्वयं प्रवेश करने वाले किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने पर आमादा थी। इस खतरनाक जगह में एक छोटी सी पहाड़ी पर, जो इस बंजर भूमि में अजीब तरह से अजीब लगती थी, एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी। ये महिला थी रानी। वह रानी नहीं थी जिसे ये जियाओ जानता था, बल्कि वह रानी थी जिससे वे एक औसम प्रभु बनने से ठीक पहले मिला था। रानी पैर मोड़कर बैठी थी और उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह किसी गहरे विचार में हो। उसकी उपस्थिति ही एक अलौकिक शक्ति का संचार कर रही थी, जो जहर से भरे खतरनाक परिवेश के बिल्कुल विपरीत थी, जो प्रकृति से ही जीवन शक्ति को चूस रहा था। रानी ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखों में एक तीव्र तीव्रता झलकती है। यह ऐसा था मानो उसकी निगाहें अंतरिक्ष तक पहुंच सकती थीं और दूरी में किसी विशेष स्थान पर टिक सकती थीं। उसकी नजर एक ऊंचे चबूतरे पर पड़ी जहां एक युवक को बेहोश देखा जा सकता था। यह आदमी जाहिर तौर पर ये जियाओ था। उसने ऐसा किया है।
वह अपनी खेती की तकनीक में रूल्स ऑफ कैओस के पहलुओं को शामिल करने में कामयाब रहा और अपनी तकनीक विकसित की। रानी ने खुद से फुसफुसाया। उसकी आवाज से उसका आश्चर्य प्रकट हो रहा था। उसके विचार हल्की हल्की फुसफुसाहटों की तरह घूम रहे थे। प्रत्येक विचार उसके मन में जिज्ञासा का एक धागा उलझा हुआ था। जैसे ही रानी ने उस युवक को देखा, उसके मन में अज्ञात विचार उमड़ने लगे। वह पूरे समय उसकी प्रगति पर नजर रख रही थी, चुपचाप उसके हर कदम को देख रही थी। वह सख्त है, मैं उसे वह दूंगी, रानी ने मन ही मन सोचा। उनकी तकनीक विकसित करना दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जैसा कि उनसे अपेक्षा की गई थी। जब वह उनके पास हैं तो वे असफल कैसे हो सकते हैं? उसकी बातें बड़ी रहस्यमयी लग रही थीं। अगर ये जियाओ ने ये शब्द सुने होते तो उसने निश्चित रूप से पूछा होता कि उसका क्या मतलब है। दुर्भाग्य से वह यहाँ नहीं थी और जाहिर तौर पर यह सवाल नहीं उठा सकी। रानी के चारों ओर हरा कोहरा उसके विचारों के जवाब में घूमता और नाचता हुआ प्रतीत होता था, मानो भूमि स्वयं उसकी उपस्थिति से परिचित हो गई हो। चूंकि ये जियाओ बेहोश पड़ा था, उसे इस बात का एहसास नहीं था कि एक युवक डरा हुआ है। जियोकिन को झटका लगा जब ये जियो, जो अभी अभी क्रॉस लेग करके बैठा था, अचानक होश खो बैठा। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बुजुर्ग लंबे समय तक भयानक दर्द झेलता रहा और आखिरकार होश खो बैठा। इतने समय तक उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं वह इस सीनियर को परेशान न कर दे। लेकिन अब जब वह जिस सीनियर का इंतजार कर रहा था वह अचानक बेहोश हो गया तो वह घबरा गया। अब असंख्य विमान आयाम उतना विशाल नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था। वास्तव में कोई असंख्य विमान आयाम नहीं था, केवल यह विशाल मंच और उसके चारों ओर का बहुत छोटा क्षेत्र ही बचा था। जियोकिन मंच के चारों ओर अतिरिक्त भूमि पर खड़ा था। उसे डर था कि वे अराजकता के शून्य में गिर सकता है। हाँ, जहाँ वह खड़ा था वहां से उसे बस एक कदम आगे बढ़ाना था और वह अराजकता के शून्य में प्रवेश कर जाता था। वह जहां खड़ा था वहां से वे अराजकता के अंधेरे शून्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यदि भूमि के शेष टुकड़े को कवर करने वाला अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र नहीं होता तो जियोकिन पहले ही अराजकता के शून्य में गिर गया होता और उसकी मृत्यु हो गई होती। वह मंच पर चढ़ने के लिए भी तैयार था यदि शेष अतिरिक्त भूमि भी गायब हो जाए। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जियोकिन ने पहले ही ये जियो से मदद मांगने का मन बना लिया था और इसीलिए जब उसके पास समय था तो वह भाग नहीं पाया। उन्होंने यहाँ वर्षों तक इंतजार किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने लगातार खेती में भी प्रगति की। अचानक उसने ये जियाओ को किसी तरह की आवाज निकालते हुए सुना। यह आवाज सुनकर जियोकिन उत्साहित हो गया। जब उसने सोचा कि ये जियाओ अब जाग जाएगा तो उसने ये जियाओ को दर्द से कराहते हुए सुना, जैसे कि वह किसी यातना से पीड़ित हो। यह कुछ घंटों तक जारी रहा और कुछ देर बाद ये जियाओ ने आवाज निकालना बंद कर दिया। वह बेहोश हो गया। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? जियोकिन को नहीं पता कि मौजूदा स्थिति में क्या करना है। अंत में उसने अपनी मुट्ठी बींच ली और ऐसा लगा जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया है। फिर वे मंच पर चढ़ गया और ये जियाओ के सामने पहुंच गया। वरिष्ठ उसने ये जियाओ को फोन करने की कोशिश की लेकिन ये जियाओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उस क्षण को याद करते हुए जब ये जियो दर्द से कराह रहा था, जियोकिन ने सोचा कि ये जियो को अपनी खेती से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा होगा। इसलिए उसने एक गोली निकाली और ये जियो को खिला दी। यह एक गोली थी जिसे ऑयल हीलिंग पिल कहा जाता था। यह एक दिव्य विध्वंसक रैंक वाली औषधीय गोली थी जिसे जियोकिन ने एक खतरनाक भूमि में पाया था,
जहां वह एक निश्चित भूमि का पता लगाने के लिए गया था। ये जियाओ को यह गोली देने से उसे बहुत दुख हुआ। हालांकि अगर वह इस जगह को छोड़ना चाहता था और ये जियो की मदद लेना चाहता था, तो उसे कम से कम बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 178 CH278 आप रक्त रेखा की क्षमताएं पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 278 आप रक्त रेखा की क्षमताएं ये जियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका सिर अभी भी चक्कर महसूस कर रहा था। कुछ क्षणों के बाद उसे धीरे धीरे होश आया और उसे एहसास हुआ कि वह मंच पर लेटा हुआ है। क्या मैं वापस आ गया हूँ? उसने गहरी सांस लेते हुए जोर से आश्चर्य किया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ओह, उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पास के चबूतरे पर एक अन्य व्यक्ति खेती कर रहा था। याद करके उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह वही आदमी था जिसे उसने कुछ साल पहले चेतावनी दी थी और उससे भागने का आग्रह किया था क्योंकि असंख्य विमान आयाम नष्ट होने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि इस शख्स ने भागने की बजाय किसी कारण से प्लेटफॉर्म पर ही रहना पसंद किया था। ये जियाओ ने भी अपने शरीर में एक औषधीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया और यह निष्कर्ष निकाला कि इस व्यक्ति को जल्दी से होश में लाने के लिए उसे कोई गोली या कोई उपचार दिया गया होगा। औषधीय शक्ति के बारे में सोचते हुए ये जियाओ को कुछ याद आया और उसने तुरंत अपने शरीर को देखा, लेकिन कोई चोट नहीं मिली। उसके शरीर के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा विस्फोट होने से वे स्पष्ट रूप से जिंदा जल गया था और बिजली के अनगिनत बोल्टों ने भी उसके शरीर को जलने और भयानक घावों से छलनी कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब तक वह उठेगा और होश में आएगा तब तक सभी घाव और चोटें ठीक हो चुकी होंगी। अंत में ये जियो ने सब कुछ उस गोली को जिम्मेदार ठहराया जो जियोकिन ने उसे खिलाई थी और जियोकिन के प्रति कृतज्ञता महसूस की। हालांकि क्योंकि जियोकिन खेती कर रहा था, उसने उसे परेशान नहीं किया। वहां बहुत अंधेरा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अराजकता के शून्य को देखकर जो उसकी आंखों के ठीक सामने था, ये जियो सदमे में आ गया। कुछ देर बाद उन्हें अपने शरीर में बदलाव नजर आने लगे। उन्होंने पाया कि उनका शरीर पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो गया है। वह न केवल एक औसम प्रभु बन गया, बल्कि उसकी आपदा की रक्तरेखा और स्वर्गीय दानव रक्तरेखा को भी एक नए स्तर तक बढ़ा दिया गया। ब्लड लाइन के बारे में बात करते हुए ये जियो ने ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी क्षमताओं को जागृत किया। उसे आकस्मिक सजा मिली थी, अराजकता में पुनर्जन्म होने से पहले ही। अब मूल ऊर्जा द्वारा लगातार कई बार पोषित होने के बाद उन्होंने प्रलयकारी विनाश, कैलामिटिक कफन और शून्य भंवर को भी जागृत किया। संक्षेप में, ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी ने ये जियाओ को कुल 4 बहुत शक्तिशाली क्षमताएं दी। हम पहले से ही आकस्मिक सजा से अवगत हैं। यह क्षमता ये जियाओ को एक बेहद मजबूत हमला करने की अनुमति देती है जो उसके लक्ष्य के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा सकता है। परिणाम ऐसा होगा मानो उसका लक्ष्य पहले कभी था ही नहीं। प्रलयकारी विनाश एक ऐसी क्षमता है जो अपने उपयोगकर्ता को ऊर्जा की एक विनाशकारी लहर को मुक्त करने की अनुमति देती है, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चीज का व्यापक विनाश होता है। विपत्ति कफन ये जियाओ को खुद को विनाशकारी ऊर्जा के अभेद्य आवरण में ढकने की अनुमति दे सकता है, जिससे वह एक ऐसी आभा बिखेरते हुए नुकसान के प्रति अभेद्य हो जाता है जो आसपास की हर चीज को अस्थिर कर देती है। वास्तव में यह क्षमता ये जियाओ की सर्वोत्तम रक्षात्मक क्षमता साबित हो सकती है। जब तक कोई उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है, खतरे में होने पर यह क्षमता हमेशा ये जियाओ की जान बचा सकती है। शून्य भंवर
ये जियाओं को विनाश का एक घूमता हुआ भंवर बनाने दे सकता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेता है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष और शून्य को भी तोड़ देता है, और अराजकता के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि ये जियाओं की वंशावली उनकी सीमा से अधिक मजबूत थी, इसलिए ये चार क्षमताएं भी मूल रूप से जितनी होनी चाहिए थीं, उससे कहीं अधिक मजबूत थीं। इसके अलावा जब तक ये जियाओ मजबूत होता रहेगा, ये क्षमताएं भी उसके साथ मिलकर मजबूत होती जाएंगी। जहां तक ये जियाओं की स्वर्गीय दानव रक्त रेखा का सवाल है, उनमें कोई और नई क्षमता जागृत नहीं हुई। उनके पास अभी भी केवल 7 क्षमताएं हैं। हेवनली डेमन ब्लड लाइन के साथ जागृत क्षमताएं हैं शैडो मैनिपुलेशन, सोल करप्शन, नाइटमेयर प्रोजेक्शन, हेवनली पोर्टल, डार्क रिजनरेशन, डेमोनिक शैडो स्टेप और डार्क पोजेशन, और उन्हें ओरिजिन एनर्जी द्वारा एक नए स्तर पर मजबूत किया गया था। हालांकि यह अफसोस की बात है कि हेवनली डेमन ब्लड लाइन की क्षमताओं का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब ये जियो एक हेवनली डेमन में बदल जाता है। अपने मानवीय रूप में वह इन क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सका। हालांकि अब उसके पास पहले से ही कुछ बहुत शक्तिशाली क्षमताएं हैं। अब जब उसके पास ये क्षमताएं हैं, तो उसे वास्तव में नए युद्ध कौशल सीखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जब तक ये जियाओ अराजकता के नियमों को समझता रहेगा, उसकी ताकत बढ़ती रहेगी, और एक समय आएगा जब ये जियाओ को अपने दुश्मनों को हराने की क्षमता की आवश्यकता नहीं होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वर्गीय दानव रक्त रेखा और आपदा की रक्त रेखा के अलावा ये जियों की एक नई रक्त रेखा भी है। यह नवंबर जागृत वंशावली उसके लिए अपरिचित और परिचित दोनों थी। वह नहीं जानता कि इस वंशावली ने उसे अपनेपन का एहसास क्यों दिलाया, लेकिन वह बता सकता है कि यह वंशावली वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। हेवेनली डेमन ब्लड लाइन और ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी पहले से ही दो सर्वोच्च ब्लड लाइन हैं। हालांकि ये जियों की नई जागृत ब्लड लाइन ने इन ब्लड लाइन पर घृणा दिखाई। ये जियाओ भी फिलहाल इस वंशावली को नियंत्रित नहीं कर सका। यदि वह इस वंशावली को नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। इस नई वंशावली ने फिलहाल ये जियाओ को कोई क्षमता नहीं दी, लेकिन ये जियों को यह एहसास था कि जब तक वे इस वंश से संबंधित किसी भी क्षमता को जगा सकता है, वे तुरंत वर्चस्व की ओर एक कदम ऊपर चढ़ जाएगा। ये जियाओ ने गहरी सांस ली। अब जब यहाँ सब कुछ हो गया, तो वे इस स्थान को छोड़कर अन्य देशों की यात्रा कर सकता था। हालांकि इससे पहले कि मैं अन्य देशों में जाऊं, मुझे सुबह के सितारों की भूमि पर लौटना होगा, ये जियाओ बुदबुदाया। बेशक उसे सबसे पहले सुबह के सितारों की भूमि पर वापस जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां अभी भी दो काम उनका इंतजार कर रहे हैं। पहले में ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल प्राप्त करके स्थानिक डोमेन मुद्दे को हल करना शामिल है, और दूसरा, वहां रहने के दौरान उसे ये परिवार से मिलना होगा। अराजकता में ये जियों की यात्रा वास्तव में ये परिवार में ग्रीन फ्लेम सम्राट की कब्र के कारण शुरू हुई। ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार पर पूरी तरह से अंधेरा गेट था। वह काला दरवाजा बहुत रहस्यमय था। इस द्वार पर अजीब तरह की नक्काशी की गई थी, जिससे एक बहुत ही अजीब आभा निकलती थी, जिससे हर कोई असहज हो जाता था। उस समय ये जियाओ को लगा कि काले गेट के बारे में कुछ बहुत अजीब है, और उसने ब्लैक गेट के सार को देखने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वह उस काले द्वार के सार को देखने के लिए अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसकी आंखें बहुत बुरी तरह दुखने लगीं। ये जियाओ को उस समय पता था कि उसे रुकना होगा। उसने उस डस्ट्रियम योद्धा बनने के बाद वापस आने का फैसला किया। वह फिर से कोशिश करेगा।
क्या उस डस्ट दायरे के योद्धा बनने के लिए उन्होंने ये परिवार में गोल्डन टावर में प्रवेश करना चुना और फिर उनकी यात्रा शुरू हुई। ये जियाओ उसके बाद कुछ बार सुबह के सितारों की भूमि, विशेष रूप से बादलों वाले आकाश क्षेत्र में गया है। यहाँ तक कि उन्होंने मॉर्निंग स्टार्स एलायंस भी बनाया और कई काम किए। हालांकि वह कभी भी ये परिवार से मिलने नहीं गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अब वे वहां जाकर ब्लैक गेट में छिपे रहस्य को देखने की योजना बना रहा था। वरिष्ठ, आप जाग गए हैं, ये जियो ने इस समय जियोकिन की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा कि जियोकिन ने खेती करना बंद कर दिया था। अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मैंने आपको जितनी जल्दी हो सके असंख्य विमान आयाम छोड़ने के लिए नहीं कहा था? आप चले क्यों नहीं गए? जियोकिन को थोड़ी देर के लिए आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ये जियो के सवालों की उम्मीद की थी और उसके पास एक तैयार उत्तर था। उसने जल्दी से सच बोल दिया, वरिष्ठ, यह पूरा गुप्त क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा था और इस अजीब घटना का केंद्र बिंदु वह मंच था जहां आप साधना कर रहे थे। मैं उत्सुक था और सोचा कि यह आपका ही काम होगा। इसके अतिरिक्त मुझे एक विस्मय का एहसास हुआ, आपकी उपस्थिति से निकलने वाली प्रेरक आभा आपकी असाधारण ताकत को दर्शाती है। मुझे एक विशिष्ट मामले के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है, इसलिए मैं रुका और आपकी साधना पूरी होने का इंतजार किया। मेरी मदद? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। जियोकिन ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। फिर उसने ये जियाओ को अपनी कहानी बताई और ये जियाओ से मदद मांगी। जून परिवार, प्राचीन जानवरों की वंशावली वाला एक परिवार, संपूर्ण अराजकता में 6 अधिपति सेनाओं में से एक। जियोकिन की कहानी सुनने के बाद ये जियो उत्सुक हो गया। वह पहले से ही अराजकता में 6 अधिपति बलों के बारे में जानने में रुचि रखता था। अपनी ताकत से वे किसी से नहीं डरते थे। वह अपने रास्ते में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों से निपट सकता था, इसलिए वह जियोकिन की मदद करने से नहीं डरता था। तथापि मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए वरिष्ठ? ये जियो के सवाल ने जियोकिन को स्तब्ध कर दिया। उसने सोचा कि ये जियाओ उसकी कहानी सुन रहा था, इसलिए उसे ये जियाओ से मदद मिलने की संभावना 80% से अधिक थी। खैर, ये जियाओ ने कम से कम अभी तक उसे मना नहीं किया है। उसने सिर्फ इतना पूछा कि वे उसकी मदद क्यों करे। जियोकिन ने तुरंत सोचा कि ये जियो पूछ रहा होगा कि अगर वह उसकी मदद करेगा तो उसे क्या मिलेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें सीड 179 अध्याय 279 अब जाने का समय हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हर्बल किंग अब मुरादाबाद हाउसवाइफ को मिला मेल स्टैमिना बढ़ाने का असरदार तरीका 338 अध्याय 279 यह जाने का समय है। हालांकि जियोकिन जून परिवार से है, लेकिन उन्होंने कभी भी उस परिवार को अपना नहीं समझा। उनकी नजर में जून परिवार और उनके बीच अगर कोई रिश्ता है तो वे है नफरत और प्रतिशोध का रिश्ता है। चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वे जून परिवार और अपने पिता के पास वापस जाना चाहता है। हालांकि अगर उसने खुद पर भरोसा किया तो कौन जानता है कि इसमें कितना समय लग सकता है। अब जब उसके सामने एक अवसर था तो उसने इस अवसर को हासिल करने का फैसला किया, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ये जियो उससे पूछता है कि उसे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए। जियोकिन को पता था कि उसे ये जियो को केवल उसी चीज के साथ जवाब देना चाहिए जो ये जियो के हित में हो। हालांकि ये जियाओ की क्या दिलचस्पी हो सकती है, जियोकिन को कोई पता नहीं। अचानक जियोकिन ने डेथ वैली के पवित्र क्षेत्र के बारे में सोचा। जियोकिन मिस्टिक फॉल्स की भूमि पर जाने से पहले वह वुड फ्लेम की भूमि में साहसिक कार्य कर रहा था।
वुड फ्लेम माउंटेन वुड फ्लेम की भूमि में सबसे खतरनाक जगह है, और जियोकिन वुड फ्लेम माउंटेन में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि उसे बाइचुआन नाम के एक व्यक्ति ने रोक दिया, जिसने उससे मौत के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने का रास्ता पूछा। घाटी। उस समय बाइचुआन ने सोचा कि केवल वह ही यह रहस्य जानता है कि डेथ वैली मास्टर ने होली डोमेन में डेथ सोर्स क्रिस्टल नामक खजाना छुपाया था। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जियोकिन को भी इस सच्चाई का पता था। दरअसल जियोकिन ने इस रहस्यमयी खजाने को हासिल करने की कोशिश भी की थी। हालांकि जैसे ही वह डेथ सोर्स क्रिस्टल के सामने खड़ा हुआ, उसे लगा कि मौत ही उसके सामने है। उस पल उसे पता था कि अगर उसने इस खजाने के पास जाने की हिम्मत की तो वह मर जाएगा। जियोकिन को अभी भी बहुत कुछ करना था। वह जानता था कि वह डेथ सोर्स क्रिस्टल के पास जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पवित्र क्षेत्र छोड़ दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह जीना चाहता था, मरना नहीं। और जीने के लिए तो क्या होगा यदि वह एक बेजोड़ खजाना प्राप्त करने से इनकार कर दे? जियोकिन को इसका अफसोस नहीं हुआ। अब वह अपनी मदद के बदले में ये जियो के साथ डेथ सोर्स क्रिस्टल की जानकारी का आदान प्रदान करने की योजना बना रहा था। इस प्रकार उन्होंने तुरंत कहा, वरिष्ठ, यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको एक ऐसे खजाने तक ले जा सकता हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि अराजकता में कोई तुलना नहीं है। यह एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई बराबरी नहीं है। यहाँ तक कि इसके पिछले मालिक, एक रहस्यवादी संप्रभु, भी ऐसा करने में असमर्थ थे। इस खजाने पर नियंत्रण करो और इसे कहीं छिपा दो, एक अद्वितीय खजाना, जैसा कि जियोकिन को उम्मीद थी। ये जियो इस शब्द से आकर्षित थे। वह जानता था कि उसका मौका यहाँ है, इसलिए उसने तब हमला किया जब लोहा अभी भी गर्म था, और कहा, हाँ, एक अद्वितीय खजाना। ये जियाओ के उत्सुक चेहरे को देखकर जियोकिन ने समझाना जारी रखा। कहा जाता है कि इस बेजोड़ खजाने का नाम डेथ सोर्स क्रिस्टल है। आपने इस खजाने के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन एक पूरी भूमि मौत का क्षेत्र बन गई है यह डेथ सोर्स क्रिस्टल। बाद में उस रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र के योद्धा, जिसे डेथ वैली मास्टर भी कहा जाता है, ने इस खजाने को प्राप्त किया और इसे अपनी भूमि पर ले आया। हालांकि कुछ गलत हो गया और वह एक घाटी में छिप गया जो बाद में मौत की घाटी में बदल गई। वह रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र का योद्धा डेथ वैली का स्वामी बन गया। यह बाद में ज्ञात हुआ कि मिस्टिक सॉवरेन क्षेत्र में अपनी ताकत के साथ भी डेथ वैली मास्टर डेथ सोर्स क्रिस्टल को नियंत्रित करने में असमर्थ था। वह भी इस क्रिस्टल से प्रभावित था। वह जानता था कि वह जल्द ही मरने वाला था। डेथ सोर्स क्रिस्टल को अन्य लोगों को प्रभावित करने या उनके जीवन को खतरे में डालने से रोकने के लिए उसने एक डोमेन बनाया जिसे बाद में होली डोमेन कहा गया, और डेथ सोर्स क्रिस्टल को वहां छिपा दिया। कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि होली डोमेन कहाँ स्थित है, हालांकि केवल मैं जानता हूं कि डेथ सोर्स क्रिस्टल होली डोमेन के अंदर कहाँ छिपा हुआ है। मैं आपको इसका स्थान और होली डोमेन के बारे में जो कुछ भी जानता हूँ वह बता सकता हूँ, लेकिन आपके पास है इस बात पर सहमत होना कि आप मेरी मदद करेंगे। ये जियो ने गहरी सांस ली। जैसे ही ये जियो ने जियोकिन को डेथ सोर्स क्रिस्टल का जिक्र करते हुए सुना, उसने पहले ही जियोकिन की मदद करने का मन बना लिया था। अब जब वह एक ओसम प्रभु बन गया है, तो अब वह केवल 108 नियम स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा कर सकता है। अराजकता के कमल ने पहले ही डार्क सोर्स क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया है। ब्लड सोर्स क्रिस्टल 9 हेल्स की भूमि में स्थित था। ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल सुबह के सितारों की भूमि में स्थानिक डोमेन के निरंतर विस्तार का कारण बन रहा था। और अब उन्होंने डेथ सोर्स क्रिस्टल के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली है। निस्संदेह वह पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। ये जियो ने जियोकिन पर नजर डाली। जियोकिन ने सिर हिलाया और ये जियो को सब कुछ बताने के लिए सहमत हो गया। हालांकि इससे पहले उसने ये जियो से वादा करने के लिए कहा कि वह ये जियो की मदद करेगा। ये जियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी मदद करने का वादा करता हूँ, हालांकि मैं सीधे तौर पर आपकी मदद नहीं करूँगा। दुश्मनी आपकी है, इसलिए बदला भी आपको व्यक्तिगत रूप से लेना चाहिए। हालांकि मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचने में मदद करने का वादा करता हूं जहां आप व्यक्तिगत रूप से बदला ले सकते हैं। जियोकिन तुरंत सहमत हो गया। वह इस समय इससे अधिक कुछ नहीं चाह सकता था, क्योंकि ये जियो ने पहले ही वादा कर दिया था। जियोकिन ने भी उसे वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो वह जानता था। डेथ वैली का पवित्र क्षेत्र लकड़ी की ज्वाला की भूमि में स्थित है। लकड़ी की लॉक की भूमि है। जियोकिन ने ये जियो को वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। अब जब ये जियाओ को सारी जानकारी मिल गई, तो उसने यह जगह छोड़ने का फैसला किया। बेशक वह जियोकिन को अपने साथ लाएगा, वह जियोकिन को मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकता था। ये जियाओ ने सबसे पहले गहरी सांस ली। अब चूंकि वह एक अराजकता संप्रभु था, उसकी दिव्य भावना अराजकता के शून्य में भी प्रवेश कर सकती थी और कई मिलियन मील क्षेत्र को आसानी से स्कैन कर सकती थी। अराजकता बहुत बड़ी है और पूरी अराजकता को उसकी दिव्य भावना से ढकना असंभव है। हालांकि अराजकता के शून्य में कई मिलियन मील की सीमा में भूमि का पता लगाने का अभी भी मौका है। ये जियाओ ने पहले ऐसी भूमि खोजने की योजना बनाई और फिर सुबह के सितारों की भूमि पर लौटने का रास्ता खोजा। हालांकि ये जियाओ पहले से ही एक अराजकता संप्रभु था, फिर भी वह उग्र अराजकता ऊर्जा के एक भी कतरे को अपने शरीर पर आक्रमण नहीं करने दे सकता था। जियोकिन के लिए भी यही सच था। ये जियाओ ने अपना दिव्य ज्ञान जारी किया, लेकिन कई लाखों मील की सीमा में कुछ भी नहीं मिला। वह आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका और फिर उसने जहां तक हो सके सीधे टेलीपोर्ट करने की योजना बनाई और फिर अपनी दिव्य इंद्रिय से शून्य को फिर से स्कैन करने की योजना बनाई। हालांकि एक समस्या थी। ये जियो ने जियोकिन की ओर देखा और फिर से आह भरी। हालांकि उसे यकीन था कि वह उग्र कैओस एनर्जी को अपने शरीर पर आक्रमण नहीं करने देगा। जियोकिन के बारे में क्या? अब जब उसने जियोकिन से वादा किया है, तो उसे फिलहाल जियोकिन की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी जैसे ही ये जियाओ ने क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी को सक्रिय किया, एक पेड़ धीरे धीरे उसकी पीठ से उभरा और अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगा। यह जितना बड़ा होता जाता है, यह उतना ही व्यापक क्षेत्र घेर लेता है। हजारों शाखाएं निकलीं और हर दिशा में फैल गईं। यह दूसरी बार था जब ये जियो इस क्षमता का उपयोग कर रहा था। वह प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी का उपयोग करना चाहता था और जहां भी वह जाना चाहता था, पूरे प्लेटफॉर्म के साथ टेलीपोर्ट करना चाहता था। यह ये जियाओ की योजना थी। इस तरह न तो उसे और न ही जियोकिन को निडर कैओस एनर्जी से डरने की जरूरत है। यह दूसरी बार था जब ये जियो ने इस क्षमता का उपयोग किया था, और यह दूसरी बार था जब उसने इस पेड़ से ब्रह्मांड के स्रोत को महसूस किया था। गहरी सांस लेते हुए ये जियाओ ने अपना हाथ बढ़ाया और बोला, रूट क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी कांप उठा और मंच के नीचे सैकड़ों जड़ें उगाईं। इसकी जड़ें शुद्ध ऊर्जा से बनी हुई प्रतीत होती थीं। बहुत जल्द जड़ों ने पूरे मंच को ढक लिया। ये जियाओ को महसूस हुआ कि मंच बिल्कुल उसके शरीर का एक हिस्सा जैसा बन गया है। वह अब मंच को आसानी से नियंत्रित कर सकता था। यह जाने का समय है, ये जियाओ ने बुदबुदाया और फिर एक पल में कई लाखों मील दूर टेलीपोर्ट कर दिया। जियोकिन, जो अभी भी क्रिएशन फोर्स यूनिवर्सिटी को देखकर आश्चर्यचकित था,
उसे अचानक अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ और फिर सब कुछ फिर से स्पष्ट हो गया। उसने उत्सुकतावश इधर उधर देखा, हालांकि बाहर सब कुछ वैसा ही था। वे अभी भी उसी अंधेरे शून्य में तैर रहे थे। केवल ये जियाओं को पता था कि उन्होंने शून्य में कई लाखों मील दूर टेलीपोर्ट किया था। ये जियाओ नहीं रुका। उसकी पहचान की सीमा में कोई भूमि दिखाई देने से पहले वे कई बार टेलीपोर्टिंग करता रहा। वह अंततः किसी देश में जा सका और फिर घर वापस आने का रास्ता खोज सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें सीड 180 280 ब्लू वैली की भूमि अध्याय 280 ब्लू वैली की भूमि। जियोकिन ने एक चर्म पत्र निकाला और उसे खोलना शुरू कर दिया। इस चर्म पत्र में वास्तव में कुछ 100 भूमियां दर्ज थीं। अब तक जियोकिन को भी समझ आ गया था कि वे एक ही स्थान पर नहीं खड़े हैं। इसके बजाय ये जियाओ पूरे प्लेटफॉर्म के साथ लगातार टेलीपोर्टिंग कर रहा था। वह ये जियाओ की ताकत की सीमा का अंदाजा भी नहीं लगा सका और यह भी नहीं समझ सका कि ये जियाओ ने ऐसा कैसे किया। हालांकि उन्हें अपने फैसले पर गर्व था। उसने सोचा कि ये जियाओ से उसकी मदद करने का वादा करना उसका सही निर्णय था। यह क्या है? ये जियो ने पूछा। ओह, यह कुछ सरजमीनों के स्थानों का नक्शा है। मैं तो बस यह जांचना चाहता था कि मेरे सामने की जमीन इस नक्शे में दर्ज है या नहीं, जियोकिन ने समझाया। क्या तुम एक मूर्ख हो? ये जियाओ ने आगे कहा। हमने यहाँ टेलीपोर्ट किया है, हमें नहीं पता कि हम शून्य में कहाँ हैं। भले ही आप मानचित्र की जांच करें, आप यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि यह भूमि आपके मानचित्र पर अंकित है या नहीं, जब आप अपना ही नहीं जानते हैं? जगह नहीं, यह नक्शा वास्तव में एक दिव्य आत्मा का खजाना भी है। जियोकिन ने अपना सिर हिलाया। प्रारंभिक उत्पत्ति संलयन संप्रभु क्षेत्र योद्धा के रूप में वे मूर्ख नहीं है। उसने ये जियाओं को नक्शा दिखाया और बोला, इस नीले बिंदु को देखो। यह केवल तभी दिखाई देता है जब हम इस मानचित्र में दर्ज किसी भूमि के पास होते हैं। यदि किसी भूमि का स्थान इस मानचित्र में दर्ज नहीं है तो यह नीला बिंदु दिखाई देता है, प्रकट नहीं होता, और यहाँ हम अपने सामने की भूमि का विवरण देख सकते हैं। इस भूमि को ब्लू वैली की भूमि कहा जाता है। ये जियाओ ने जब यह नाम सुना तो भौहें चढ़ गईं। उसे लगा कि उसने यह नाम पहले भी सुना है, लेकिन उसे यह याद नहीं आया कि उसने यह नाम कब और कहाँ सुना था। दूसरी ओर जियोकिन ने समझाना जारी रखा। इस भूमि के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन दायरे के योद्धा हैं। ब्लू वैली की पूरी भूमि में कई मूल संलयन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ 8 अधिपति बल हैं। ये 8 अधिपति बल हैं: सुगंधित पीच फेयरीलैंड, मिस्टिक माउंटेन टेम्पल, ब्लड मून संप्रदाय, शाश्वत फ्रॉस्ट संप्रदाय, पवित्र ज्वाला संप्रदाय, स्टारफॉल होली पैलेस, फीनिक्स फेदर पैलेस और शांत पर्वत अभयारण्य। उनमें से सबसे शक्तिशाली अधिपति बल सेरेन माउंटेन सैंक्चुअरी है। सेरेन माउंटेन सैंक्चुअरी में एक निषिद्ध भूमि है जिसे सेरेन माउंटेन गुफा कहा जाता है। इस भूमि में कुछ अन्य निषिद्ध मैदान भी हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध डीप सी एबिस है, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। जियोकिन ने ये जियो को ब्लू वैली की भूमि के बारे में कई बातें बताईं, हालांकि ये जियो ने कुछ नहीं सुना। उसने केवल फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड का नाम सुना और उसका दिमाग चकरा गया। ये जियाओ को तुरंत याद आया कि उन्होंने लैंड ऑफ ब्लू वैली का नाम कहाँ सुना था। वह सबसे प्रतिभाशाली दिव्य शिलालेख मास्टर लिंगयू थे जिनसे उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे ब्लू वैली की भूमि से आई थीं। बाद में ये जियाओ को पता चला कि वे फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड नामक जगह से आई है, जो ब्लू वैली की भूमि में अधिपति बलों में से एक है।
ये जियो ने फ्रेग्रेंट पीच फेयरीलैंड के नेता जून लिंगजी से भी मुलाकात की। जून लिंगजी, लिंग यू और कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ सम्राट स्टार फॉरेस्ट का पीछा करते हुए मॉर्निंग स्टार्स की भूमि पर आए, क्योंकि सम्राट स्टार फॉरेस्ट ने उसके परिलोक के शिष्यों को नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद जब ये जियाओ फिर से जू लिंगजी से मिले तो उनकी मुलाकात सम्राट स्टार फॉरेस्ट से भी हुई, जिनकी जल्द ही लिन हाओ और लिन हाओ के शिष्य गुजिंग्यू के साथ संघर्ष के कारण मृत्यु हो गई। वैसे भी जब स्वर्गीय राक्षसों ने मॉर्निंग स्टार्स की भूमि पर आक्रमण किया और ये जियो वापस लौटे तो उन्होंने उन लोगों की तलाश करने के लिए मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि को घेर लिया जो अभी भी जीवित थे और लड़ रहे थे। हालांकि उन्हें जून लिंगजी और अन्य कभी नहीं मिले। वह उस समय जानता था कि ये महिलाएं पहले ही सुबह के सितारों की भूमि छोड़कर अपनी भूमि पर लौट चुकी होंगी। तो यह ब्लू वैली की भूमि है। ये जियाओ ने अराजकता के शून्य में तैरती भूमि को देखा और इस भूमि के चारों ओर सुनहरे अवरोध ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया। क्या संयोग है, ये जियाओ बुदबुदाया और उसकी आंखों में हरी रोशनी चमक उठी। उन्होंने अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय किया और तुरंत उनकी दृष्टि गोल्डन बैरियर को पार कर ब्लू वैली की भूमि में प्रवेश कर गई। चल दर ये जियो ने जो पहला काम किया वह क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री क्षमता को रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने जियोकिन के साथ सीधे ब्लू वैली की भूमि के अंदर टेलीपोर्ट किया। जियोकिन को अपने पूरे जीवन में पहली बार अराजकता के शून्य में यात्रा करना बहुत आसान लगा, लेकिन वह जानता था कि केवल ये जियाओ ही इस तरह यात्रा करने में सक्षम था, क्योंकि केवल ये जियो ही वे व्यक्ति था जिससे उसकी मुलाकात हुई थी जो सचमुच टेलीपोर्ट कर सकता था। ये जियोकिन एक विशाल शहर के ठीक बाहर दिखाई दिया। इस शहर को सनफायर सिटी कहा जाता था। जियोकिन किसी कारण से इस भूमि पर आने के बाद असामान्य रूप से उत्साहित दिखे। ये जियाओ को इसका कारण नहीं पता था, लेकिन उसे लग रहा था कि यह व्यक्ति जल्द ही उसे कहीं खींच लेगा। ये जियो ने अपना सिर हिलाया और जियोकिन के साथ सनफायर सिटी की ओर चल दिया। विशाल शहर में कदम रखने के बाद उन्हें अचानक भीड़ महसूस हुई। नगर में कुल 4 नगर द्वार थे। नगर के प्रत्येक द्वार पर बहुत से लोग प्रवेश कर रहे थे। एक नजर में विशाल सड़कें लोगों से भर गईं। जियोकिन ने अपनी नाक रगड़ी। वह जानता था कि भले ही यह कैओस ओवरऑल और सेंट्रीलम योद्धा हो, वह यहाँ अभिमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही ये जियो और जियोकिन सड़क पर चल रहे थे, एक तेज आवाज सुनाई दी। मानचित्र, सनफायर सिटी का मानचित्र। ये जियो ने इसे सुना और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने कुछ ही दूरी पर नक्शे बेचने वाली एक दुकान देखी। इस मानचित्र की कीमत महंगी नहीं थी। यह केवल 2 एनर्जी स्टोन्स थे, इसलिए व्यवसाय असाधारण रूप से अच्छा था। ये जियाओ ने अपनी नाक रगड़ी और आगे बढ़ गया। उसने नक्शा खरीदने के लिए 2 ऊर्जा पत्थर फेंके। कुछ वर्षों तक मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि पर शासन करने के बाद ये जियो के पास पहले से ही सैकड़ों हजारों ऊर्जा पत्थर हैं। 2 ऊर्जा पत्थरों का कोई खास महत्व नहीं था। ये जियो ने इसे खोला और पाया कि नक्शा बहुत गड़बड़ था। मानचित्र पर कोई विस्तृत चिन्ह नहीं थे। इसने केवल सनफायर सिटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के अनुमानित स्थानों को चिन्हित किया। ये जियाओ ने मानचित्र को देखा। अगले ही पल उसकी नजर एक जगह पर टिक गई। उस पर छोटे छोटे शब्दों की एक पंक्ति लिखी थी, फॉर्मेशन गॉड टावर। चूंकि यहाँ एक फॉर्मेशन गॉड टावर था, ये जियाओ ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। वह अब पहले से ही लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर था। उसकी पहचान से उसे कुछ अहम जानकारियां मिल सकेंगी। इसे ध्यान में रखते हुए ये जियाओ तुरंत फॉर्मेशन गॉड टावर की दिशा की ओर चल पड़ा जो मानचित्र पर दर्ज किया गया था। वह भरी भीड़ के बीच से गुजर गया।
आधे घंटे के बाद ये जियो और जियोकिन धीरे धीरे एक प्राचीन ऊंची इमारत पर पहुंचे। किसी भी अन्य फॉर्मेशन गॉड टावर ये जियो के विपरीत, यह फॉर्मेशन गॉड टावर बहुत उजाड़ और जीर्ण शीर्ण लग रहा था। हालांकि यह इमारत जर्जर थी, फिर भी किसी की इसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। हालांकि इसे सनफायर सिटी की मुख्य सड़कों पर बनाया गया था, फिर भी इमारत के सामने कुछ 100 मीटर की खाली जगह थी। ये जियाओ ने चुपचाप सिर हिलाया और इस इमारत की ओर चल दिया। गार्डों का एक समूह फॉर्मेशन गॉड टावर के मुख्य द्वार के सामने चुपचाप खड़ा था। जब उन्होंने ये जियो और जियोकिन को देखा तो 2 गार्ड तुरंत उनके सामने खड़े हो गए। एक गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के, यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है, जल्दी घर जाओ। यह गार्ड के उस ओवरऑल और सेंट दायरे के चरम पर था। ये जियो ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर हूँ। जैसे ही ये जियो ने बोलना समाप्त किया, आसपास के सभी गार्ड चौंक गए। वास्तव में जियोकिन भी हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ एक फॉर्मेशन मास्टर और लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर होंगे। हालांकि लेवल 7 फॉर्मेशन मास्टर पहले से ही मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में फॉर्मेशन गॉड टावर के मुख्यालय का नेता होता है, लेकिन ब्लू वैली की भूमि में उनकी स्थिति बहुत ऊंची नहीं थी। जिस गार्ड ने ये जियाओ से बात की थी, उसने पहले उपहास किया और धीरे से कहा, लड़के, तुम एक फॉर्मेशन मास्टर का रूप धारण करने की हिम्मत मत करो, अब चले जाओ। हालांकि अगले ही पल गार्ड के हाव भाव ठिठक गए, क्योंकि उसने ये जियाओ की आंखें देखीं। उसकी शांत आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर तूफान चल रहा हो। यह इतना गहरा था कि भयावह था। अगले ही पल उसने ये जियाओ को हवा में अपनी उंगली से कुछ बेतरतीब रेखाएं खींचते हुए देखा। अगले ही पल कैओस एनर्जी का एक भयानक उछाल दिखाई दिया जिसने कैओस एनर्जी के घनत्व को बढ़ा दिया। यह लेवल 7 ऊर्जा संग्रहण संरचना थी। जैसे ही यह संरचना बनी, इसने आसपास से अराजकता ऊर्जा एकत्र करना शुरू कर दिया। ये जियो ने जल्द ही कुछ स्थानों की ओर इशारा किया और लेवल 7 ऊर्जा संग्रहण संरचना टूट गई और गायब हो गई। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें / साइट मैप दान करें।